हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कैसे बच्चा लोग? सब ठीक ठाक? तो बेटा आज से हम लोग को अपना फिजिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। जैसे कि हम लोग ने मैथ्स में आई थिंक आपका 4.4 तक ओवर ही हो गया था। फोर्थ चैप्टर आपका ओवर है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने कल भी आपसे बोला था पूछ लेना, बट पता नहीं क्यों आप लोग एक्टिवनेस नहीं दिखाते हो। एक्टिव रहा करो बेटा थोड़ा, ठीक है? और चलिए हम लोग फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पर आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन हमारे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो, इन दोनों फिजिसिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। गैलीलियो गैलीली, अब ये 1564 के दौरान, 1564 टू 1642 इनका बताया जाता है। ये बहुत पहले के फिजिसिस्ट हैं और इनके बारे में अगर आप जानकारी लेने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम रिसोर्सेज की मदद से, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज की मदद से ये, मतलब इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी रिसर्च की थी। और बाद में इनके बारे में थोड़ी सी ये भी कहानी है कि जब इन्होंने ये बोल दिया कि जो है हमारा जो रियलिटी में, जैसे क्या है कि पहले मिथ था, एक प्रकार की गलत फहमी थी लोगों के मन में कि सन जो है वो अर्थ का मतलब राउंड लगाता है, ठीक है? सन रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। बट बाद में ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्लियर किया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इस बात को लेकर इनको जो है काला पानी की सजा वगैरह जो भी कह सकते हैं, इनको जेल कारागार में डाल दिया गया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? मतलब इनका, लोगों का ये मानना था कि मतलब कि पृथ्वी, मतलब इन ये दिखाना चाह रहे हैं कि पृथ्वी एज अ नॉकर है, या फिर मतलब पृथ्वी को ये डाउन दिखाना चाह रहे हैं सन के मतलब सन के सामने, इन अपोजिट टू सन। तो ऐसी आज सारी चीजें, बहुत छोटी मोटी चीजों को लेकर, मतलब पहले के लोगों के बारे में भाई इतनी जानकारी भी नहीं थी लोगों को, इन्होंने इस बात को प्रूव किया, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। उन लोगों को ये लगा कि ये गलत कह रहे हैं, ठीक है? उसको लेकर काफी सारी, फिर बाद में सर आइजैक न्यूटन ने इन्हीं की रिसर्चेस पर, आप जैसा कि आप देख सकते हो कि आइजैक न्यूटन जस्ट 1642 में तक इनकी ये मतलब एज है, इनकी डेथ होती है, और 1643 के बाद सर आइजैक न्यूटन 1727 तक एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्चेस की, और आइजैक न्यूटन, भाई आप जान ही रहे हो, नाम हर एक चीज़ में सुनते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ वगैरह। इन्होंने फिर इनकी काफ़ी सारी रिसर्चेस पर इन्होंने आगे वर्क किया, और उसको आगे चल के इन्होंने प्रूव भी किया, ठीक है? चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद रुक जाओ। इस पर हम लोग जो है, एक मिनट में आगे उठा लेता हूँ टॉपिक को, एक मिनट तो थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ बेटा, तो आगे अब आप लोग ध्यान दो। तो जैसा कि हम लोग ने देखा, अभी इनके बारे में बात की जिनका इस चैप्टर में बहुत बड़ा योगदान है, और उसके बाद आगे हम लोग, जैसा कि नाम आप लोग जान ही रहो कि चैप्टर का नाम आपके क्या है, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना? ये दे रखा है आपके सामने, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर, क्या प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट एक मिनट, ब्लैक स्क्रीन है, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ पर इसके बाद अगर आप लोग देखो तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे वर्क करते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है? फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में अगर आप लोग आगे जानो तो इसमें देखो, जैसे कि फोर्सेज, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्सेज, इन सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है ना। अब जैसे फोर्सेज हैं, किस किस टाइप के फोर्सेज होते हैं, ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होते हैं, वो क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं, बैलेंस फोर्सेज, अनबैलेंस फोर्सेज, ये सारे क्या हैं। अब जैसे मैं आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में आगे बताऊंगा। अब फोर्स, फोर्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग अगर किसी भी टॉपिक पर वर्क करते हैं, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उठा रहे हो, गिरा रहे हो, मान लो मैं एक ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो आप इस ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो भी आप फोर्स लगाते हो। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे मान लो कि किसी भी चीज को पुल करते हैं, ध्यान देना बेटा, ठीक है? किसी भी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है? पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, ये फोर्स ही लगा रहे हैं किसी भी चीज पर, समझ रहे हो मेरी बात? पुल करना, पुश करना, तो किसी भी चीज को ढकेलना, घसीटना, या फिर ऊपर कुछ भी आप करते हो तो ये फोर्स ही है एक प्रकार का। बट अभी धीरे धीरे हम लोग फोर्सेस को अपने क्लैरिफाई करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या है, जैसे क्या क्या फोर्सेस के इफेक्ट होते हैं, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। अब जैसे देखो, बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जैसे जब आप किसी भी एक बॉडी पर, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है? कोई फोर्स इधर से लगाया और इधर से कोई फोर्स नहीं, अगर ये बॉडी इधर भाग गई, ये अनबैलेंस फोर्स है। लेकिन जितना फोर्स इधर से लगे उतना फोर्स इधर से लगे, मतलब खींचा जाए, ये बॉडी कहीं नहीं जा रही है। द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग एनी फोर्स विच रिमेन्स स्टेबल, ठीक है? जो स्टेबल रहे, मतलब ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, जो स्टेबल बन के रहे फोर्स लगने के बाद, ऐसा फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है।
जैसे आप जब कोई सामान लेने जाते हो तो बोलते हो भैया 1 किलो हमको आम दे दो, मान लो आप आम 1 किलो मैंगो खरीदने गए, तो जब आपका वो दोनों तराजू बिल्कुल बैलेंस होगा तभी ये बैलेंस फोर्स कहलाता है। मतलब इधर 1 किलो का वजन रखा हुआ द वे ऑफ 1 kg और इधर 1 किलो मैंगो, जब ये बिल्कुल इक्वल आ गया तो ये 1 kg का फोर्स कहलाता है, ठीक है, 1 kg फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट अगर कोई ज्यादा है कोई कम है तो ये अनबैलेंस है, तभी तो ऊपर नीचे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अनबैलेंस फोर्स आप समझिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग धीरे धीरे आगे इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर हमको वर्क करना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग फोर्स पर चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटा। देखो ध्यान दो, फोर्स क्या है, एक मिनट। देखो, अब जैसा कि मैंने बताया व्हाट इज फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक मिनट देख लो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? चलो, क्लियर है सभी लोग को? वीडियो में ब्लैकनेस तो नहीं दिख रही है? मुझे लग रहा है दिख रही है, क्या यार। एक मिनट रुक गया, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। एक्सपोजर में ब्लैकनेस नहीं, हाँ अब ठीक आएगा, रुक जाओ। चलो ठीक, देखो अब क्या है कि जैसे फोर्सेस के बारे में, अब फोर्स क्या है, अब जैसे मान लो यहाँ पर देखो एक टेबल पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको फोर्स लगाकर आप इसको पुश कर सकते हो, इसको फोर्स लगाकर पुल कर सकते हो। ये कोई भी, आप जब कोई भी चीज पुश कर रहे हो पुल कर रहे हो तो इसको फोर्स ही कहते हैं। नॉर्मली फोर्सेस के बारे में अभी तक हम लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता था कि फोर्स है क्या, बट रियलिटी में जैसा कि आप लोग जानते हो कि फोर्स का जो रियल फॉर्मूला होता है बेटा, वो मास इंटू एक्सीलरेशन, एम इंटू ए होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब आप कितने मास को कितने एक्सीलरेशन से ढकेल रहे हो, घसीट रहे हो, उठा रहे हो या गिरा रहे हो, ये सभी इसको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, यहाँ पर पुश किया जा रहा है, ये सभी फोर्सेज ही हैं, ठीक है। अब एक्सपोजर मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा, क्यों? अब तो मतलब अंधेरा नहीं दिख रहा होगा ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर दिया गया, ए पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी पर पुश करना या पुल करना, किसी बॉडी को धक्का देना या किसी बॉडी को खींचना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक प्रकार का फोर्स कहलाता है, ठीक है बेटा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बताया गया। अब देखो पुल कई टाइप के, जैसे मान लो कुएं से पानी निकालना है तो भी देख रहा हो ना। अब पुल क्या है, ऐसा जैसे मान लो कुएं से पुली की मदद से पानी निकालो, ये क्या है, इसको पुली कहते हैं, ठीक है। पुली क्या करती है, आपके फोर्स को आसान करती है, आपकी मेहनत को कम करती है। इट्स अ टाइप ऑफ मशीन, और आपको पता है मशीन क्या करती है, मशीन इज अ टाइप ऑफ अ थिंग विच यूज टू रेजिस्ट, या फिर आप कह सकते हो विच यूज टू रिड्यूस योर एफर्ट, जो आपके एफर्ट को कम करे, आपकी मेहनत को कम करे, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट वहां पर भी जाता है कि सर तो जिम जिम में रखी हुई मशीन क्या करती है, जिम में रखी हुई मशीन तो हमको एफर्ट करवाती है, वो एक अलग मैटर हो गया। वहां पर क्या है कि आपको एफर्ट तो करा रही, बट आपकी मस्कुलर वर्क कराती है वो जिम की मशीन। फिलहाल वहां उस टॉपिक पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बारे में काफी सारी कहानियां हैं। चलो अभी फिलहाल किसी भी चीज को पुल करना, अब जैसे मान लो देखो हाथ में बैलून या बॉल लेकर उसको पुश करना, ठीक है, ये चीज है पुश। पुश या पुल, कोई भी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसी कोई भी चीज करना आपका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। पुश करना मतलब खींचना, पुल करना मतलब ढकेलना है, तो आप लोग जान रहे हो, है ना। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट मैंने गलत बोला। पुश मतलब ढकेलना होता है, पुल मतलब खींचना होता है। कई बार आप देखो, जैसे आप किसी अगर मान लो शॉपिंग मॉल या फिर कहीं भी जाते हो तो वहां पर गेट लगा होता है, तो यहाँ पर गेट पे आगे एक कई बार स्टिकर लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। आगे लिख देंगे पुल। पुल का मतलब क्या है कि गेट को अपनी तरफ खींचो, अगर तुमने ढकेल दिया तो वो गलत खुलेगा दरवाजा या फिर नहीं खुलेगा। जैसे होता है ना, कई सारे दरवाजे ऐसे खुलते हैं, कई सारे दरवाजे ऐसे खुलते हैं दबाने पे, या फिर कई सारे दरवाजे ऐसे। पुल करो या पुश करो, वही चीज। पुल करना मतलब किसी चीज को खींचना, पुश करना मतलब ढकेलना, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना। आगे क्या बताया जा रहा है, अब जैसे यहाँ पर देखो ये सारे केसेस हैं। कैरम बोर्ड में आप यही तो करते हो, किसी भी चीज मतलब वहां पर स्ट्राइकर को अपने पुश करते हो, वो स्ट्राइकर जाकर अगले जो है क्या नाम है कॉइन को हिट करता है, और वो कॉइन जो है आपका पास करा देता है आपको, है ना। कॉइन पास हो या ना हो एक अलग मैटर है, बट आप कैरम स्ट्राइकर को क्या कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एक प्रकार का, ये सर जब आप एक स्ट्राइकर से किसी को हिट करते हो, किसी अगले कॉइन को आप हिट कर रहे हो, यहाँ से यहाँ को आप हिट कर रहे हो, तो ये सब क्या कर रहे हो, ये एक प्रकार का आप फोर्स ही तो लगा रहे हो, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसी इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानते जा रहे हैं। देखो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप डे टू डे अपनी डेली लाइफ में जो आप वर्क करते हो, आप इससे क्लेरिफिकेशन कर सको, समझ सको उस चीज को। आप देखो यहाँ पर हैमर का यूज करते हो, कील को ठोकने के लिए दीवार में आपने क्या किया, हैमर को हिट किया कील पर। अब कील पर हिट किया तो कील क्या हुई, दीवार में अंदर होने लगी, तो एक प्रकार का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको पुश कह रहे हो, है ना।
और वहीं कील जब दीवार में चलेगी उसको निकालना है तो आप प्लायर अप्लाई करके उसको बाहर निकालो, उसको पुल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पुश हो रहा है, ठीक है, इस चीज को समझो, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव्ड बाय अ फोर्स। अब यहीं पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आ जाता है, ठीक है। या फिर ए बॉडी इन मोशन कैन बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। अब जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लो ये बॉडी है और ये टेबल पर ऐसे रखी हुई है ना। अब अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा क्या ये हिलेगी अपनी जगह से? नहीं हिलेगी। या फिर बॉडी अगर चल रही है, ऐसे मान लो तेजी से मेरी तरफ चली आई, यहाँ से चली आ रही, जब ऐसे लगा दिया मैंने तो ये रुक गई, यहाँ पर एक प्रकार का फोर्स लगा दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक बॉडी जो रुकी हुई है उस पर फोर्स लगाने से वो चलने लगती है, और एक चलती हुई बॉडी अगर हम फोर्स लगाते हैं वो रुक जाती है। इसका मतलब कि अगर चलती हुई बॉडी को रोकना है देन ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स, और अगर रुकी हुई बॉडी को चलाना है देन ऑल्सो यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स। उसके बिना वो बॉडी ना तो चलेगी, रुकी हुई बॉडी ना तो चलेगी, और चलती हुई बॉडी ना तो रुकेगी। यहीं पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, and if a body is in a state of motion it will remain in a state of motion unless and until any external force applied on it। अगर कोई बॉडी, बेटा ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो तब तक बैठी रहेगी, तब तक रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे मान लो एक बॉल आपकी तरफ चली आ रही है, आप उस बॉल को तब तक, वो बॉल तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप बैट ना लगा दो। जैसे अब भाई अब ये बोलो कि सर कहाँ, हम ग्राउंड में बॉल फेंकते हैं, बॉल तो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। बेटा वहां पर ही फोर्स ही लग रहा है ना, देखो जमीन के द्वारा लगा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। भाई जमीन पर आपकी बॉल ऐसे 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 जा रही थी तो जमीन क्या कर रही है, उसको घिस रही ना, एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। बॉल इधर जा रही तो जमीन उसको इधर रोकने की कोशिश करे। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऑपोजिट फोर्स होता है जो कि अपोज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को फ्रिक्शन की मदद से। तो जब तक कोई एक्सटर्नल, जैसे मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में फेंक दो, ऐसे वैक्यूम है जहां पर एयर नहीं, वहां पर आप फेंक दो, वहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो ऑब्जेक्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। बात समझ में आ रही? वैक्यूम में, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वैक्यूम में चलेगा। बट एयर का रेजिस्टेंस, वहां पर भी एयर के द्वारा फोर्स लगता है। जमीन पर चलती हुई बॉल, जमीन के द्वारा फोर्स लगता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये ले ले, मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल आपने जमीन पे रख दी, जब तक उसको कोई हिट ना करे, पैर से ना मारे, या फिर भूकंप ना आ जाए, धरती ना हिलने लगे, या फिर कोई काम जरूरी ऐसा ना हो, तो क्या फुटबॉल अपनी जगह से हिलेगी? कभी नहीं हिलेगी। तो न्यूटन का यही तो फर्स्ट लॉ था कि कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो तब तक चलती रहेगी, और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? देखने जरा सब कुछ ठीक है चल रहा है? चलो ठीक है, ध्यान देते हैं आगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, अ बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फोर्स। अब देखो मतलब कि आप बॉडी की स्टेट को तो चेंज कर ही सकते हो और बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और जैसे मान लो कि यहाँ पर बोला गया ए बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव बाय फोर्स। जैसे मान लो एक बॉडी है, वैसे रुकी हुई है, तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा दो, ये बॉडी इधर चलने नहीं लगेगी? चलेगी चलेगी। अब ये बॉडी है, ये मान लो यहाँ से यहाँ आ रही थी, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही थी, इस बंदे ने यहाँ पर फोर्स लगा दिया, बोला रुक जाओ, ये बॉडी यहाँ आकर रुक नहीं जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। तो बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। ठीक है। अब अगर हम लोग अगले टॉपिक पर ध्यान दें, अपना अगला देखते हैं, अगले टॉपिक पर ध्यान दें, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक आपकी तरफ बॉल, बैट बॉल क्रिकेट सब लोग ने खेला है, एक बॉल आ रही है, आप ऐसे बॉल का इंतजार कर रहे हो, बॉल आई आपके पास और आपने उसको यूं हिट कर दिया, बॉल आपके चेहरे की तरफ आई तो आपने यूं हिट कर दिया, तो आपने क्या किया, आपके चेहरे की तरफ आने वाली बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी कि नहीं कर दी? वो कैसे कर दिया? फूंक मार के, या फिर बस कुछ भी कर दिया हो गया? ऐसा तो कुछ था नहीं। आपने क्या किया, आपने एक मोशन, मतलब एक प्रकार का फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, बॉल आई और आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया तो बॉल ने डायरेक्शन चेंज कर ली अपनी। सही है कि नहीं? तो बॉल एक प्रकार का मोशन करते हुए आपके चेहरे की तरफ आई थी और आपने क्या किया, एक प्रकार का फोर्स, एक फोर्स लगाया अपने बैट के थ्रू, जिससे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो बस बात यही है कि ए बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। एक मोशन में, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है, उसकी डायरेक्शन में अगर कोई चेंज करना है तो आप फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। एक फोर्स लगा दो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक फुटबॉल आपकी तरफ चली आ रही थी, धड़ 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 चली, आपने किक किया और वो फुटबॉल यहाँ से यहाँ चली गई, ऐसे आएगी, आपने हिट कर दिया, बस काम खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और जैसे देखो बॉल यहाँ पे पता है ना, बॉल इसी तरफ इसने हाथ से ऐसे कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। देखो समझो, अब यहाँ पे क्या है,
आगे क्या बताया जा रहा है, ए बॉडी, स्प्रिंग का एग्जांपल इन्होंने लिया, इन्होंने एग्जांपल लिया किसका, स्प्रिंग का। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, इन्होंने एग्जांपल लिया स्प्रिंग का, भी दिखाता हूं मैं। देखो ध्यान दो, अब इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर स्प्रिंग का ले रखा है। ए बॉडी स्प्रिंग कैन बी चेंज स्ट्रेट इन इट्स शेप और साइज बाय ए फोर्स। इसका मतलब ये है कि हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना, चलाना, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, नहीं, हम उस बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा है। अगर मैं इसको खींचूं तो ये टूट जाएगा, है कि नहीं। मैं चाहूँ तो देखो, इसको फोर्स लगाकर इसका इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, ऐसा हो गया। इसके शेप को मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये ऐसा हो गया। इसके साइज को मैं छोटा कर सकता हूँ, ये फोर्स लगाने के बाद ऐसा हो गया। और अगर कोई फोर्स लगाए, इसको दोबारा इसकी स्टेट में ला दिया, ऐसा था, है कि नहीं। ये सब फोर्स लगाकर ही तो हो रहा है। उसी तरह स्प्रिंग है, स्प्रिंग बड़ी सी, आप उसको ऐसे फोर्स लगाकर दबा दो, ठीक है, फोर्स लगाकर आपने दबा दिया, वो स्प्रिंग कैसी हो गई, छोटी हो गई। फोर्स लगाकर आपने खींच दिया तो स्प्रिंग बड़ी हो गई। स्ट्रेच कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो फोर्स लगाकर। इसका मतलब फोर्स की मदद से हम लोग किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है, बुक है। जैसे मान लो अभी ये बुक का शेप रेक्टेंगुलर है, मैंने क्या किया, इस बुक को इस तरह करके ऐसे किया और इसको देखो सिलिंड्रिकल बना दिया, तो एक फोर्स लगा और इसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बस सिंपल सी बात है ना। तो ये सारी चीजें बेटा आगे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, रिविजिट हम लोग करेंगे एक बार कि फोर्स क्या क्या है जो अब तक आपने पढ़ा। अब आप ध्यान दो, जो जो आपने अब तक पढ़ा, ये सारी चीजें नोट्स में आप चाहो तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। आपने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पर देखो, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। हम दोबारा से जो चीज अब तक पढ़े हैं उसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ इन चीजों को, ताकि आपको क्या है, बेसिक समझ में आते जाए और साथ ही साथ कोर्स भी अपना अच्छे से तेजी से कंप्लीट हो। और कैसे मैं फटाफट देखो इन चीजों को बताकर क्लेरिफाई आपको करता जा रहा हूँ, बस इस चीज पर ध्यान देना। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक रुकी हुई बॉडी को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी चलने लग जाएगी। अगर एक बॉडी स्थिर है, उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी चलने लग जाएगी। ये बॉडी रुकी हुई थी, मैंने फोर्स लगा दिया, देखो ये क्या हुई, हिल रही है। फुटबॉल है, आपकी एक लात मार दो उसके, फुटबॉल को आगे नहीं निकल जाएगी, बस सिंपल सी बात, ठीक है। ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर एक फुटबॉल या बॉल आपकी तरफ आ रही है, मान लीजिए आपकी तरफ आ रही थी, आपने कैच कर लिया, ये आपकी तरफ से आ रही थी, आपने कैच कर लिया, तो ऊपर से आने वाली चीज ये चल ही तो रही थी, आपने इसको फोर्स लगाकर रोक लिया। तो फोर्स क्या है, एक चलती हुई बॉडी को रोक सकती है, एक रुकी हुई बॉडी को चला सकती है। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। एक फोर्स जो है वो बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। मान लो आपका फ्रेंड आपकी तरफ साइकिल लेके चला आ रहा था, आपने क्या किया, आपने उसको मतलब सामने से रोकने की कोशिश की, तो वो स्लो हो सकता है। आप जल्दी से जाओ उसकी साइकिल पर बैठ जाओ तो भी उसकी साइकिल स्लो हो जाएगी। तो एक फोर्स की मदद से बॉडी की स्पीड में भी धीमा या तेज किया जा सकता है। मान लो आपका फ्रेंड साइकिल चला था, पीछे से धक्का दे दिया तो और तेज हो गया, या फिर पीछे से गए आप खींच लिए तो धीमा हो गया, है ना। तो फोर्स की मदद से आप बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हो, तेज कर सकते हो, धीमा कर सकते हो, एसिलरेट कर सकते हो, डिसिलरेट कर सकते हो। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एक मान लो साइकिल का एग्जांपल है, साइकिल आ रही है, अगर आप सामने से साइकिल को ढकेल दो डायरेक्शन नहीं चेंज हो जाएगी। एक बॉल आ रही है, मैंने कहा इसको हिट कर दो, अपने चेहरे के पास से हटा दो, दूसरी डायरेक्शन में कर दो, तो क्या हो जाएगी, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो चीजें हम जानते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट फिजिक्स इज द सब्जेक्ट टू फील। आप जब फील नहीं करोगे बेटा, इसको समझोगे नहीं, डीप नहीं जाओगे ना इसके अंदर, हमको कुछ नहीं समझ में आने वाला कि ये है क्या। फिजिक्स को फील करना पड़ता है कि जहां पर अरे वाह, यहाँ पर ये मैंने किया, यहाँ पर ऐसा मैंने किया, यहाँ पर ऐसा किया, ये तो फिजिक्स है, समझना पड़ेगा, फील करोगे तो मजा आएगी, ठीक है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब देखो फोर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि फोर्स क्या है। ए फोर्स इज ए इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी। एक फोर्स एक प्रकार की ऐसी एजेंसी, ए फोर्स इज अ टाइप ऑफ, मतलब ऐसा कर सकते हो, इट्स अ टाइप ऑफ एजेंसी विच टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी। इसको आप सही से लिखोगे, ये डिफिनेशन आपको नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। चाहो तो वीडियो को यहीं पॉज कर दो और वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। ये फोर्स, ये देखो क्लियर दिख रहा है ना आपको, ये फोर्स एक मिनट ज्यादा शाइन कर रहा है क्या, सेट कर दूं थोड़ा, अब ठीक है, अब ठीक है ना, कलर भी, हाँ चलो ठीक। देखो, a force is an influencing agency which tends to move a stationary body or which tends to stop a moving body, ठीक है। देखो, ए फोर्स एक टाइप ऑफ, एक ऐसी एजेंसी, अब बोलोगे सर एजेंसी क्या होती है, एजेंसी क्या गाड़ी वाली एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या होता है,
एजेंसी जब हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जो अपने अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलती है तो वो एक एजेंसी कहलाती है। बात समझ में आ रही? कुछ प्रॉपर्टी मतलब गुण लेकर चल रही है। अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी विच टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, जो कि एक रुकी हुई बॉडी को टेंड मतलब जो कि एक रुकी हुई बॉडी को चला सकती है, और विच टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या जो चलती हुई बॉडी को रोक सकती है, और विच टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन। आपको पता है कि वेलोसिटी भी एक प्रकार की स्पीड है, वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ स्पीड, बट स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी यूनिट, स्पीड की भी यूनिट सेम है, बट स्पीड इज आपको पता है स्पीड के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स वाई ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ऑफ अ मूविंग बॉडी और विच टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो चलती हुई बॉडी को रोक सकती है, जो रुकी हुई बॉडी को चला सकती है, जो किसी भी चलती हुई बॉडी की स्पीड में उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकती है, और साथ ही साथ जो किसी भी बॉडी के शेप और साइज में भी चेंज कर सकती है। ऐसी एजेंसी को, ऐसे चेंजेस करने वाली एजेंसी, इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, क्लियर है इतना? नहीं समझ में आ रहा बेटा, वीडियो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता रिकॉर्डेड है तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेंशन तो होनी नहीं है। देखो आगे हम लोग देखते हैं बैलेंस फोर्सेस किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, बैलेंस फोर्सेस। देखो यहाँ दे रखा है ये बैलेंस फोर्सेस किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अनस्टेबल सा ना हो कि फटाफट एक ही तरफ भागने लगा, ठीक है। ध्यान दो, बैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन आवर बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट का मतलब समझ रहे हो? मेरी बात को ध्यान देना। यहाँ पर बोला गया कि अगर किसी भी बॉडी पर एक्ट करने वाला, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो। रिजल्टेंट का मतलब क्या? अब समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे यहीं पर देखो, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ भी फोर्स एफ लग रहा है और इधर की तरफ भी फोर्स एफ लग रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर की तरफ वाले फोर्स को प्लस में मानेंगे तो ये उसके अपोजिट लग रहा है, तो ये पक्का माइनस हो जाएगा। अब बोला जाएगा कि जरा बताओ इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो भैया इस बॉडी पर टोटल फोर्स लग रहा है एफ प्लस माइनस एफ। बात समझ में आ रही है? देखो, एक तो प्लस में एफ लग रहा है और एक माइनस में एफ लग रहा है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो एफ प्लस माइनस एफ, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ क्या बचेगा? एफ माइनस एफ, जो कि क्या हो जाएगा? जीरो। इसी को कहते हैं रिजल्टेंट आना जीरो। जैसे मान लो आप किसी से बोलो एक काम करो, दोनों लोग मुझे अपनी अपनी तरफ खींचो, कोई आपको इधर खींच रहा है, कोई आपको इधर खींच रहा है, लेकिन खींच कोई नहीं, दोनों लोग दम लगा रहे हैं, लेकिन आप हिल नहीं रहे हो, आप ऐसे नहीं हो रहा, आप ऐसे नहीं हो रहे हो। अगर आप ऐसे ऐसे हो लगे, एक की तरफ ऐसे ऐसे गिरने लगे, तो ये कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस है। बैलेंस का मतलब आपको दोनों खींचना है, लेकिन दोनों एक खींची नहीं, आप बीच में रुके हुए हो ना इधर। इसका मतलब क्या है? इधर वाले बंदा जितना फोर्स से खींच रहा है उतना इधर वाला बंदा भी खींच रहा है। दोनों के लगाए हुए फोर्स आपके ऊपर इक्वली वर्क कर रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स वाई आप किसी भी तरफ मूव नहीं कर रहे हो। इसका सीधा सा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है, वो जीरो लग रहा है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो बात यहीं पर बताई गई कि यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर वो, यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, जो कि स्टेबल ने संभाल रखा है। बात समझो। अब ये बॉडी नीचे भी तो गिरनी चाहिए थी। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक टेबल ना होता, सिर्फ ये बॉक्स होता, तो फिर ये दो लोग तो इसको खींच रहे होते, लेकिन ये फिर भी नीचे लटक रहा होता, नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये नीचे तो अपना फोर्स लगा ही रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन स्टेबल ने इसके ऊपर ये फोर्स लगा रखा है। आगे चल के जब आप इसको पढ़ोगे, इसको रिएक्शन, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल उसके नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, जैसे मान लो आप अपने स्कूल में जाते हो, अपनी इंस्टीट्यूट पे आते हो, तो आप अपनी बेंच पर बैठते हो, चेयर पर बैठते हो, तो आपको रियलिटी में चेयर टूट जानी चाहिए आपके फोर्स की वजह से, लेकिन चेयर में उतनी ताकत है वो आपके वेट को संभाल सके। अगर मान लो कि इस समय ये जो मेरे पास स्टाइलस है वो मेरे हाथों पर लगातार फोर्स लगा रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन मेरे हाथ इसको अपने ऊपर बैलेंस करके रखे हैं। इसका मतलब मेरे हाथ इसके ऊपर ऊपर की तरफ, अच्छा होता है जब इसको मैं हटा लूं तो मेरे हाथ को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। चलो हल्की चीज को नहीं, मैं भारी चीज को रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको अपने हाथ पर रख लेता हूँ, कुछ देर बाद मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। क्यों? रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि अपने वजन के बराबर का फोर्स मेरे हाथों पर लगा रहा है। ये बोल रहा है मुझे जाने दो, मुझे ग्रेविटी बुला रही है, लेकिन मेरे हाथ ने क्या कर रखा है? इसको बैलेंस कर रखा है। इसी को बैलेंस या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो मैं इसके ऊपर अपोजिट इन डायरेक्शन लगा रहा हूँ ग्रेविटी के, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा?
इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो इसके ऊपर आपने देखा चार फोर्सेस लग रहे थे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, चारों के चारों इक्वल बट अपोजिट थे, इसलिए चारों फोर्सेस इस पर जीरो हो गए, नेट फोर्स इस पर क्या हो गया, जीरो। बात समझ में आ रही है? और नेट फोर्स जीरो लगने की वजह से इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो गया बेटा, जीरो। बात समझ में आ रही है? मैटर क्लियर है? देखो अब यहाँ पर साफ साफ बताइए, इस चीज को नोट करोगे। द ब्लॉक ऑन द टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय मैनी फोर्सेस। ये जो टेबल पर रखा हुआ ब्लॉक है, इसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स एफ अप्लाइड बाय द लेफ्ट हैंड इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स एफ अप्लाइड बाय द राइट हैंड। फोर्स एफ जितना लेफ्ट हैंड से लग रहा है, उतना ही फोर्स एफ राइट हैंड से भी लग रहा है। तो ये एकदम इक्वली बैलेंस कर लिया जा रहा है, जितना ये लगा रहे उतना ये लगा रहे, तो ये कहीं खिसकी नहीं रहा है। बात समझ में आ रही? उसी तरीके से देखो आगे बोला गया, द वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब कि इस ब्लॉक का जो वेट जो डब्ल्यू है, जो कि नीचे की ओर लगना चाहिए था, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये टेबल। और टेबल इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन। इसको बेटा रियलिटी में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस चीज को ध्यान में रख लो, ठीक है? आगे चल के आपको 11th वगैरह में काफी काम आएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिस तरह आप अभी अपने बेड पर या चेयर पर या कहीं बैठे हो, अपनी चारपाई पे बैठे हो, तो वो आपको जो बैलेंस करके रखा है उसने, वो नॉर्मल रिएक्शन ही आपको ऊपर लग रहा है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। जो ना समझ में बेटा उसको आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको ये नोट्स बनाने ही बनाने हैं, नोट्स आपको बनाए, ध्यान देना। When a body is at rest, is acted upon by balance force, the body is not displaced, that is the body remains stationary। यही तो मैंने शुरू शुरू में कहा था, है ना, कि अगर किसी भी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लग रहा होगा तो वो बॉडी इधर उधर नहीं भागेगी, वो स्टेशनरी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर एक लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही एक लोग इधर से लगा रहे हैं, एक लोग इधर से लगा रहे हैं तो एक लोग इधर से लगा रहे हैं, एक लोग यहाँ से लगा रहे हैं तो एक लोग यहाँ से लगा रहे हैं, एक यहाँ से लगा रहे हैं तो एक यहाँ से लगा रहे हैं। अब आप देखो कि जितना फोर्स अगर एक साइड पर लग रहा है, उतना ही फोर्स जस्ट इसके अपोजिट साइड पर लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा पाएगा? इसके ऊपर इन सभी 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी 8 फोर्सेस का, ये जो 8 फोर्सेस जो लग रहे हैं, ये सब इनका जो नेट आएगा वो क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इसको ये अपोज कर रहा है, इसको ये अपोज कर रहा है, इसको ये कर रहा है और इसको ये कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहीं हिलेगा ही नहीं, और इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बस बात खत्म। समझ में आई बात? यही बोला गया कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाय अ बैलेंस फोर्स, एक बॉडी जो कि स्थिर है, रुकी हुई है, अगर वो उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाया जाता है तो द बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस, तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, वो बॉडी वहीं स्थिर रहेगी। द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब स्थिर। Second, when balance force act on a body moving with a constant velocity, uniform motion, they do not produce any acceleration on the body. That is, the body continues to be with the same speed and direction. इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि आप इस बॉडी के ऊपर मान लो आपने बॉडी को ढकेलना शुरू किया। जैसे मान लो आप यहाँ से एक बेड लेकर आ रहे थे, ठीक है, जैसे मतलब मैं यही लाता हूँ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मैं इसको ढकेलता ला रहा हूँ, इसको मैं ढकेलता हुआ आगे लेके निकल गया। तो अगर इसके ऊपर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा हूं, एक समान, मान लो मैं इसके ऊपर ऐसे और फिर रुक के फिर ऐसे तेज से, ऐसा नहीं, मैं इसके ऊपर एक प्रकार का यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा हूं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, किसी प्रकार का कोई एसिलरेशन नहीं होगा। आपको पता है एसिलरेशन तभी होता है कि जब वेलोसिटी में चेंज हो, या फिर तो शुरू की वेलोसिटी ज्यादा बाद की वेलोसिटी कम हो, या फिर बाद की वेलोसिटी ज्यादा और शुरू की वेलोसिटी कम हो, तभी एसिलरेशन होता है। अगर बाद की वेलोसिटी और शुरू की वेलोसिटी दोनों सेम हो गई तो एसिलरेशन जीरो हो जाएगा। ये आप जानते हो कैसे? ये आपको फॉर्मूला पता है ना कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ये कहां से बना था? न्यूटन की, यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ये वहीं से तो बना है ना बेटा। तो जब आप पता है कि v और u दोनों सेम हो जाएंगे तो ये तो पूरा जीरो आ जाएगा, और जीरो को t डिवाइड करेगा तो आंसर तो जीरो आएगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस चीज को ध्यान देना। देखो आगे बोला गया, when rain drops fall from clouds at a greater height, the drops at first gain velocity due to gravity of the earth. After falling through some height, a stage called equilibrium occurs when downward weight of the drop is balanced by the upward forces such as upthrust and viscous force. The net force acting on the drop will be zero and hence no more acceleration is produced on the drop. बात समझ में आ रही है? जब पानी की बूंद आसमान बादलों से ऊपर से नीचे गिरती है ना, पानी की बूंद, तो इस चीज को ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई वाटर ड्रॉप है जो कि ऊपर से गिर रही थी। जब वाटर ड्रॉप ऊपर से गिर रही होती है तो ये वाटर ड्रॉप बड़ी तेजी से एसिलरेशन में, मतलब काफी तेज, भाई ग्रेविटेशनल एसिलरेशन इसको बुलाता है। ग्रेविटेशनल एसिलरेशन आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एसिलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है।
इसका मतलब कि हर सेकंड में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी चीज की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो बादलों से ड्रॉप गिरी तो सबसे पहले 0 था, फिर पहले सेकंड में 9.8, दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, फिर 19.6, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ये वाटर ड्रॉप गिरते गिरते मान लो ऐसे रास्ते में पहुंची, अब क्या होता है कि इसको ग्रेविटेशनल पुल बुला रहा था तुम नीचे आ जाओ, लेकिन इसके आसपास जो मौजूद एयर है, जो हवा है जिसमें गिर रहा है, इसको एक प्रकार का रेजिस्टेंस फोर्स दे रही है कि भैया रुको 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 रुको, इसको रेजिस्ट कर रही है। साथ ही साथ इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स मतलब क्या, इसके आसपास के मीडियम में भी तो पानी मौजूद है, इसके आसपास के मीडियम में वाटर ड्रॉपलेट, भाई जब बारिश हो रही तो क्या एक ही बूंद थोड़ी गिरे, आसपास भी तो पानी मौजूद है, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर अपने वेट की वजह से लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटी की वजह से, वेट वही ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स है, लेकिन इसको दो फोर्स अपोज भी कर रहे हैं, विस्कस फोर्स और एयर का रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ये सभी फोर्सेज जब अपोज करते हैं तो लास्ट में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से गिरने लगता है। नहीं तो अगर वाटर ड्रॉपलेट ऊपर से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में गिरी तो आपके सिर पर गिरने के बाद आपके सिर में को छेद कर दे। भाई इतनी वेलोसिटी से गिरेगी, सोचो, साथ ही साथ भाई इतनी ज्यादा वेलोसिटी गिरेगी कि वो सिर पे छेद कर देगी आपके। इस वजह से कुछ देर बाद उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है। इस वजह से ये एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट पर लिया गया। आगे बोला गया देयरफॉर द रेन ड्रॉप मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच वाज लास्ट गेन्ड बाय द ड्रॉप जस्ट बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते किसको है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वही इक्विलिब्रियम फोर्स है। कंडीशन इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज मतलब अब तेज धीमे नहीं गिरेगी, बिल्कुल एक बराबर से गिरेगी, बिल्कुल एक बराबर से, इसी को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। बात समझ आ रही है, ऐसी कंडीशन इक्विलिब्रियम है। लेकिन फिर भी देखो कि बारिश हो रही, लेकिन आप अगर अपनी बाइक चला रहे हो, जितनी तेज बाइक चलाते जाओ उतना देखो पानी आपके चेहरे पर बहुत तेजी से लगता है, चोट देता चला जाता है कि नहीं। सोचो जब उतने एक्सीलरेशन में आपको चोट दे रहा है तो वो पानी अगर ऊपर से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में गिरता, 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरता, तब सोचो कितना आपको दर्द होता, कितनी तेज चोट लगती। तो सिंपल सी बात है, यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये रेन ड्रॉप पर आपका एक एग्जांपल लिया गया। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने कहा, आप दोबारा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पर व्हाट्सएप पे कमेंट करके बेटा पूछ लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीजें देखें। कुछ वीडियो ठीक चल रही है, चलो ठीक, सही, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या बताया गया देखो, इसमें बोला जा रहा है, बहुत फोकस करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, कैन यू इमेजिन द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप व्हाइल रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ दे कंटिन्यू टू मूव ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखो इसको आप समझो कि क्या आप वो समझ सकते हो कि रेन ड्रॉप अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से न गिरती, अगर सच में अपनी स्पीड से गिरती, अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात मानकर वो थर 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 तेजी से आती, तो कितनी स्पीड होती रेन ड्रॉप की, वही बोला जा रहा है। सपोज द क्लाउड्स आर एट हाइट ऑफ 3 किलोमीटर। मान लो कि जो बादल हैं वो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, जो बादल है वो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में है, आसमान में है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड पर, आपको पता है जी की वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, भाई अभी तो इसमें बादलों में है ना पानी, अभी तो बादलों में है, कंडेंसेट होगा, है ना, कंडेंसेट होगा, धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट का वजन बढ़ेगा और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदे होते वाटर ड्रॉपलेट बड़ी हो जाती है और ये बादल उस पानी का वजन नहीं संभाल पाता। और कई बार कई जगहों पर आप सुनते हो कि बादल फट गए। रीजन ये है कि बादल डेंस होते होते इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि उनकी डेंस होने की वजह से वो वाटर कंटेन, मतलब एक तरीके से पानी फटाफट बन जाता है। जैसे क्या है कि नॉर्मली जब पानी यहाँ से इवापोरेट होकर जाता है तो पानी की बूंदों के फॉर्म में तो जाता नहीं, गैसियस फॉर्म में जाता है, वेपर फॉर्म में जाता है। ऊपर जाकर वो फिर से कंडेंसेट होते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद दोबारा से वो पानी की फॉर्म में बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादलों के पास वो क्षमता नहीं बचती कि उस पानी को होल्ड कर सके, पानी वेटेड है, ये गैस के मुकाबले पानी का वजन ज्यादा है, वाटर का वजन। तो क्या होता है कि फिर ड्रॉपलेट इससे गिरती है, ठीक है, उससे ड्रॉपलेट निकल आती है और वो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरेगी। मान लो कि यहाँ पर अर्थ है और ये बादल अर्थ से 3 किलोमीटर ऊंचा है, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो भाई शुरू शुरू में पानी की वेलोसिटी जीरो, लेकिन जब गिरना शुरू होगी तो एक्सीलरेशन से गिरेगी, वो एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। जैसा कि मैंने आपको लिखाया है, जब मैं आप इंस्टीट्यूट पे था तभी मैंने ये बातें बताई थी। रियलिटी में ये फॉर्मूला इससे बना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। 2AS, ए की जगह जी लिखा गया, ए एक्सीलरेशन होता है, जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एस की जगह पर एच लिखा गया, एच मतलब ये हाइट,
एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और एस का मतलब ये हाइट, तो दूरी तो वो भी है, दूरी वो भी है, फॉर्मूला सेम है, बट जब ग्रेविटी का फॉर्मूले की बात आ जाए तो हम लोग वहां पर 2as की जगह 2gh लगा लेते हैं बस। जहां जहां a है वहां वहां g, और जहां जहां s है वहां वहां h लग जाता है, वो तीनों न्यूटन के इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में अगर वैल्यूज को पुट करें तो हम देख रहे हैं कि 617 किलोमीटर पर आवर, मतलब समझो एक गोली की गति के लगभग बराबर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर बताया गया 171.5 मीटर पर सेकंड, मतलब लगभग लगभग बुलेट की स्पीड के बराबर वो पानी गिरेगा। अ रेन ड्रॉप विद सच अ हाई वेलोसिटी इज फास्टर देन अ बुलेट एंड कैन पियर्स थ्रू अ ह्यूमन स्कल। सोचो, वही बात आ गई ना यहाँ पर, कि अगर ये रेन ड्रॉप इस वेलोसिटी से न्यूटन की इक्वेशन का वैल्यू करते हुए गिरती, अगर ये रेन ड्रॉप, अगर इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स मतलब अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स ना लगता, तो ये रेन ड्रॉप इंसान की खोपड़ी में, स्कल में छेद कर सकती थी। ये बुलेट की स्पीड से भी कहीं ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। इंसान के सिर में छेद कर देगी। यहाँ पर इसे देखो, थर्ड पॉइंट बताया गया, दो द बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप मूविंग बॉडी, दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। इसी वजह से वाटर ड्रॉपलेट रियलिटी में ऐसी होती हैं, आप मतलब भाई ऊपर से कोई चीज गिरती है, लेकिन आते आते जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना, वेलोसिटी, तो वो इसके शेप को ऐसा कर देती है, फिर पानी की बूंद गोल सी होकर गिरती है। बात समझ में आ रही है। शुरू शुरू में वो जब ग्रेविटी इसको बुलाती है आ जा, यहाँ पे गाना नहीं गाना है, बट देखो ग्रेविटी इसको ऊपर से बुला रही है ना, आ जाओ गिरो पानी, तो ये पानी भाई नीचे का पार्ट तेजी से भागने की कोशिश करेगा, है कि नहीं, ऊपर का पार्ट ऐसा रह जाता है। लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब इसके ऊपर लगने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इसको ग्रेविटी तो नीचे बुला रही थी, लेकिन अपथ्रस्ट ने और विस्कस फोर्स ने इसको फोर्स को, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, तो इसका शेप गोल हो गया, इसका साइज भी मतलब गोल सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया when a ball is pressed between, अच्छा वो एक अलग बात आ गई, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने आपको वो भी क्लैरिफाई कर दिया। फिलहाल अगली बात फोर्स के बारे में बात करें, तो आपको रेन ड्रॉप वाला मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। इस चीज को दोबारा से पढ़ लोगे, मतलब इसको टिक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ठीक क्या करना, नोट कर लेना एक किनारे। दैट इज व्हेन अ बॉल इज प्रेस्ड बिटवीन द हैंड्स द फोर्सेस आर बैलेंस्ड बट द बॉल इज चेंज इन शेप एंड साइज। आप एक बैलून ले लो और उसको ऐसे दबाने की कोशिश करो, बलून गोल होगा, ओवल होगा, आप उसको दबाओ तो वो देखो कैसे भी शेप का बन जाता है, आपके हाथ के आकार का बन जाता है ना। ये किस तरह से बन रहा है, एक फोर्स लगाने की वजह से, सिंपल सी बात, ठीक है। मैटर इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो आप नॉर्मली फोर्सेस के बारे में आप पढ़ रहे हो और जान रहे हो, ठीक है। फिर भी फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन हो उसको पूछो, क्लियर करो, ठीक है। अब देखो अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये भी आप समझ सकते हो। अब ये आपको यहाँ पर थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट, वेट, ये सारी चीजें आपको समझानी है। फिलहाल इस चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरी ऑन करेंगे। आप यहाँ तक बैलेंस फोर्सेस तक आप चीजों को पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, और उसके बाद हम लोग अनबैलेंस फोर्स से अगली क्लास में हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तब तक कोई प्रॉब्लम हो बेटा उसको पूछ लेना। टिल देन गुड बाय, और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। 4-5 दिन बाद हम लोग फिर से एक्टिव हुए हैं, लेकिन मैंने आपको चीजों को तेजी से बताया, क्योंकि इन 4-5 दिनों को हम लोगों को कवर करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये लापरवाही मत करो, लगातार एक्टिव रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो उसको मुझे बताइएगा।